नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज की मुलाकात बेहद खास इसलिए है कि हम देश के बिल्कुल कुछ जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनमें से एक जो सरकार में रहें या न रहें, लेकिन उनकी राय हर वक्त मायने रखती है और बड़ी ताकतवर होती है। मैं बात कर रहा हूं श्री शरद पवार साहब की। पवार साहब, आपने वक्त निकाला इंटरव्यू देने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। सरकार के 15 महीने हो गए हैं, तो उसके कार्यकाल पर जाहिर है कि मेरा एक सवाल शुरू में पूछने का मन आपसे यही हो रहा है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार का परफॉर्मेंस आपकी नजर में कैसा है? नहीं, मेरा कहना एक है कि सरकार कोई भी हो उसको वक्त देने की आवश्यकता होती है। नरेंद्र जी की सरकार आकर 14-15 महीने हो गए, उनको भारत की जनता ने 3-5 साल का मौका दिया है और इसलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आज एकदम रिएक्शन देना ठीक नहीं है। 2-3 बातें हैं कि एक, वो सरकार आने से पहले लोगों की उम्मीदें बहुत ऊपर थी। लोगों को लगता था कि कोई हम एक बहुत कोई बदलाव देखेंगे कई क्षेत्रों में, और खास तौर पर एक गुजरात मॉडल एक बात बार बार पब्लिसिटी इसको ज़्यादा देकर इलेक्शन कैंपेन में की हुई, और तब लोगों को लगा कि ये गुजरात मॉडल यानी तरक्की के रास्ते पर पूरी देश की हर राज्य बड़ी ताकत से आगे जाएगी, स्पीड से आगे जाएगी। मगर एक तो मैंने जैसे कहा उसको मौका देना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कोर सेक्टर जो है वो कोर सेक्टर में कोई खास इम्प्रूवमेंट या कोई माहौल बदला ऐसे दिख नहीं रहा था। डेवलपमेंट की प्रोसेस इम्प्रूव होने के लिए एक तो देश की और दुनिया की इन्वेस्टमेंट आने की आवश्यकता होती है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वो हमेशा कन्वीनियंट तैयार करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी होती है कि उनकी होती है। अभी तक ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बहुत हुआ ऐसे लग नहीं रहा। एक दूसरा, आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड बाकी सब क्षेत्रों में, या आप देखेंगे कि टोटल हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट होता है इसमें एक तरह से गिरावट ही दिख रही है एक्सपोर्ट में, जैसे ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। और तीसरा, भारत जैसा देश में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे खुशी है कि जब मैंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया भारत सरकार की जिम्मेदारी, तब जब लिया था तब हम इंपोर्ट करते थे, जब हमने छोड़ दिया तब हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट करने वाला कृषि माल देश बन गया था। चाहे दुनिया में हाईएस्ट एक्सपोर्ट चावल करने वाला देश का 1 नंबर का देश हिंदुस्तान बना था। ये गेहूँ, चीनी या कॉटन, कपास, ये तीनों का एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया का 2 नंबर का देश था। तो इंटरनेशनल ग्रेन मार्केट एंड फूड मार्केट में हिंदुस्तान का एक बड़ा रोल तैयार हुआ था। ये एक अच्छी बात नई सरकार के सामने आई थी। आज वो एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है और ये कोई स्थिति अच्छी नहीं है। अभी वापस चर्चा हो रही है क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा दिल आपका एग्रीकल्चर में लगता है कि एक तरह की एग्रेरियन क्राइसिस फिर से खड़ी हो रही है। तो ये एनालिसिस सही है क्या? क्राइसिस है या छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स में दिक्कतें हैं? नहीं, क्राइसिस की स्थिति देश में आ गई ऐसे मुझे अभी तक लगता नहीं। एक तो है कि अपने यहाँ मानसून के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है, और जहाँ तक पूरे नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में मानसून की स्थिति अच्छी है। समस्या सिर्फ है महाराष्ट्र राज्य में, मराठवाड़ा रीजन, वेस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड नॉर्थ कर्नाटका, यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर है। वो स्थिति छोड़कर बाकी देश में मानसून की स्थिति अच्छी है। इसलिए एक तो फसल अच्छा आने की उम्मीद है, अभी देर है मगर फसल अच्छा आएगा ऐसी स्थिति दिखती है। मगर जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन इससे पहले हुआ था, रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात अभी दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइसेस अभी बहुत नीचे आ गए और इससे किसान एक तरह से उदास हो गया। इससे ये स्थिति मैं देख रहा हूँ।
तो एक तरफ तो एग्रेरियन क्राइसिस को हम लोग जब बात करते हैं तो हमको हेडलाइन मिलती है प्याज की, हम लोग उस पर बहुत ज्यादा बात करने लग जाते हैं। सिंबॉलिक है, कहने का तरीका है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही है, या इसका मैनेजमेंट कैसा हो रहा है सरकार के लेवल पर, खास करके तब जबकि आपने एमएसपी का जिक्र किया। तो हम लोग ये कहते हैं कि एमएसपी नहीं बढ़ाया, बड़ा अच्छा किया, वरना सरकारी खजाने पर बोझ आता। और आप ये कह रहे हैं कि किसानों को प्रोड्यूस की कीमत नहीं मिल रही है, तो एमएसपी नहीं बढ़ा के मोदी सरकार ने गलत किया। वेरी सिंपल ये बात है कि भारत जैसे देश में जहां गांव में रहने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है, तब जब तक उनकी परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति ये इम्प्रूव नहीं होती, तब तक बाकी मार्केट कभी इम्प्रूव नहीं होता। हम बचपन से देखते हैं कि जब मेरे गांव में, मेरे तहसील में, जिस शहर में मैं रहता था, तब जिस साल किसानों को अच्छी कीमत मिलती थी, तब हमारे यहाँ दिवाली, और दिवाली का मार्केट एक इंडिकेटर होता, तो पूरे मार्केट में भीड़ ही भीड़। मगर किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, तब उस मार्केट में दिवाली में सन्नाटा देखने के लिए मिलती है। आज देश के गांव के मार्केट में एक तरह की सन्नाटा की स्थिति है। चाहे आप ऑटोमोबाइल के स्टॉल देखिए, टू व्हीलर के सेल देखिए, कपड़े के सेल देखिए, आप किसी से पूछिए, रेडीमेड गारमेंट वालों को पूछिए, सब लोग कहेंगे कि 30% डाउन सेल है, 40% डाउन है। अभी मैंने कुछ इस सेक्टर के लोगों से बात की थी, रिटेल वालों से की, होलसेल वालों से की। और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पूना है, तो पूना के आसपास ऑटोमोबाइल का एक बड़ा हब है। वहाँ चाहे टेल्को की फैक्ट्री हो, चाहे बजाज ऑटो की हो, तलेगांव में जनरल मोटर्स आई है, राजनांदगांव में फियाट आई है, ऐसी कई कंपनीज वहाँ है और वो 4 व्हीलर बनाती है। जब इनसे बात आज होती है, ये सब लोग कहते हैं कि भाई दिस ईयर मार्केट इज वेरी डाउन एंड सेल्स आर नॉट अप टू द मार्क। सवाल खाली कार बनाने वाले पर नहीं है, मगर उनको जो बाकी एंसेलरी सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, इन सभी के ऊपर इसका असर होता है, वर्कर्स के ऊपर असर होता है। वो एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमी ठीक रास्ते पर जानी चाहिए, जिस स्पीड से डेवलपमेंट के रास्ते पर वो नहीं जा रही। फूड इन्फ्लेशन की हम लोग लगातार बात करते आए हैं। इनका सरकार का फूड का मैनेजमेंट और दाम कंट्रोल में रहें, इसका मैनेजमेंट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि सिर्फ बात प्याज की नहीं है, आलू हो या दाल हो, कई जगह छोटे छोटे अलग अलग आइटम में ये प्रॉब्लम दिख रही है। सरकार का मैनेजमेंट कैसा लग रहा है आपको? बेसिकली मुझे लगता है कि सरकार का रवैया ये है, इनका अप्रोच ये है कि इसेंशियल कमोडिटीज की कीमतें कंट्रोल में रखिए। इस देश में आज एक्सेप्ट पल्सेस एंड मिनरल ऑयल, बाकी सब आइटम्स हम पैदा करते हैं कि जिससे हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ये 2 आइटम को इंपोर्ट करना पड़ता है। और मैं देख रहा हूँ अभी पल्सेस जिस लेवल पर, जिस क्वांटिटी में आज पल्सेस यहाँ इंपोर्ट की गई, इसका ये असर पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने की जो आवश्यकता है, इस पर पूरा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट आज एक चाहे इंपोर्ट करके या एमएसपी कम रख के एक कीमत नीचे रखने के लिए कोशिश करती है, और इसका बुरा असर ओवरऑल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी पर, सेक्टर पर होता है, और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट मार्केट में दिखने के लिए मिलता है। एब्सोल्युटली। शुगर के इश्यूज को ये लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? शुगर की तो स्थिति बहुत ही, यानी शुगर इंडस्ट्री बिल्कुल ही खतरे में है, बर्बादी के कगार पे है। क्योंकि आज उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने अनाउंस की 1, और चीनी की कीमत यहाँ है। तो कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, विच हैज बीन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसर्न मिनिस्ट्री, वो इसका कोई रिश्ता रिटेल मार्केट या होलसेल मार्केट की जो चीनी के दाम है इसके ऊपर होना चाहिए। आज मार्केट के दाम नीचे और कीमत गन्ने के ऊपर, तो कई मिल आज देने की स्थिति में सब ईच एंड एवरी मिल आज लॉसेस में। जिन मिलों में
इथेनॉल बनता है या कोई जनरेशन से पावर बनती है, उनका लॉस कम है, बाकी सबका लॉस बहुत ही ज्यादा है। एक अभी नया मुद्दा सामने आ गया अचानक कि पटेलों का आंदोलन शुरू हुआ और वो जो लोग हैं वो नाम ले रहे हैं कि हमारी जो समवर्ती जातियां हैं, बराबर की जातियां, मराठा हो या जाट हो या कुर्मी हो, नायडू हो, ये सब हम लोग वो जातियां हैं जो कि गरीबी के कगार पे भी हैं और भले ही कहा जाता है कि पैसा या ताकत है हमारे पास, लेकिन हमको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो वो बेरोजगारी की प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं या आरक्षण पर एक नई बहस छेड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इसमें आरक्षण पर बहस करने की साजिश इसमें दिखाई देती है। आप कह रहे हैं आपको साजिश दिख रही? क्योंकि बात ऐसी है कि भाई जहाँ तक मेरी और मेरी पार्टी की इसमें नीति अलग है। हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है, इसे सोशल कास्ट कम्युनिटी, उसको अपने समर्थन देना चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए, चाहे वो पटेल का हो, मराठा का हो या लिंगायत का हो या रेड्डी का हो। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या पंडित हो, ब्राह्मण हो, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, उनकी एजुकेशन लेने के लिए या अलग अलग सेक्टर में उनको मौका मिलने के लिए लिमिटेशन है, तो उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये बाकी जिस तरह से मैंने साजिश है इसलिए कही कि ऐसे लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं कि क्योंकि जो स्टेटमेंट किया गया कि हमें दे दो, मैं समझ सकता हूँ किसी ने हमें दे दो कहा, मगर साथ साथ हमें नहीं दे दिया तो किसी को मत दे दो। ये किसी को मत दे दो, देश में हमारे यहाँ ट्राइबल्स है, हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट है, हमारे यहाँ ओबीसी है और ये सदियों से इनको एक मौका मिला नहीं, ये तो बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये समझ सकता है कि आप हमारे जो गरीब लोग हैं उनको देने के बारे में डिमांड करते हो, मगर नहीं तो किसी को मत दे दो, ये बात मुझे इतनी आसान नहीं लगती। इसमें कुछ न कुछ, क्योंकि एक जमाने में गुजरात में दूसरा आंदोलन हुआ था जब माधव सिंह सोलंकी चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक अलग आंदोलन किया था और इसमें एक देश की एक अलग नीति, राजनीति, कास्ट के बारे में पॉलिसी हुआ आ गई। इसमें बहुत लोग एक जो दूसरा एनालिसिस कर रहे हैं वो ये है कि देखिए, जो यहाँ पर अगर पटेल जैसी जातियां नाराज हैं तो गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल कैसा है देख लीजिए। इस पर आपका क्या कहना है? ये भी जब हम दिल्ली में बैठे हैं तो यही बात होती है कि भाई गुजरात मॉडल बोलते हैं, और आज ये सेक्टर कैसे देखिए इतना दुखी कैसे। सीधे मिसाल देते हैं कि गुजरात के 1, 2, 3, 4, 5 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम बताते हैं, वो कैसे पटेल है। गुजरात में अच्छी खेती करने वाले पटेल है। विदेश में सबसे ज्यादा जाकर चाहे मोटेल के बिजनेस अमेरिका का करने वाले लोग हो तो यही सभी सेक्शन के हैं, चाहे इंग्लैंड हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, सब जगह पर जाकर अपना एक मेहनत करके स्थान पैदा करने के लिए जो कामयाब हो गए, इनमें कौन लोग हैं। और ये सब होने के बावजूद एक तरह से डिमांड वो कर रहे हैं कि यहाँ, कि उनको ऐसे लग रहा है कि बाहर हम जाकर तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं, यहाँ हमें तरक्की के रास्ता करने के लिए मौका नहीं है। इस तरह की भावना इनमें बढ़ती जा रही है और इसलिए वो देखना होगा कि इसका रूट कॉज क्या है। जी, आपको लगता है कि ये एक वन ऑफ फेनोमेना है, खत्म हो जाएगी बात, या दरअसल जॉब की जो बड़ी क्राइसिस है और इस तरह का ट्रेंड और आने वाले दिनों में बढ़ने की भी बात हो सकती है? जॉब का जो क्राइसिस है वो खाली गुजरात में नहीं है, इसलिए देश में बाकी जगह ज्यादा है गुजरात से। गुजरात में मौका ज्यादा है। गुजरात के लोग, फिर हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं कि वो दुनिया में जाकर अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी दिखाते हैं। और इतना मौका जो उन्हें मिला है या जो गट्स उन्होंने दिखाए, इतने अन्य राज्य के लोग दिखाते नहीं। महाराष्ट्र के लोग इतने बाहर जाते हैं, मगर गुजरात जैसे जाकर एंटरप्रेन्योरशिप दिखाते नहीं। और इसलिए यहाँ और अन्य राज्यों में एक जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए, इस तरह की मांग है। नौजवान तरस है इस बारे में, और ये समस्या हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर हमें ध्यान देना होगा।
करना चाहूंगा बात आपसे बिहार के बारे में। आपका क्या अनुमान है वहां जिस प्रकार की भाषा और पैकेज के बदले में पैकेज और जिस प्रकार की बातें हो रही हैं उसको देखते हुए क्या बिहार में चुनावी गणित आपको दिख रहा है? एक बात सच है कि बिहार में कल का लोकसभा का जो रिजल्ट आ गया वो बीजेपी को एक तरह का इनकरेज करने वाला रिजल्ट आया था, ये तो बात माननी पड़ेगी। और वहाँ समाज में जिस तरह का एक सोशल चेंज का एटमॉस्फेयर 10-15 साल पहले हुआ और समाज के जो गरीब लोग हैं वो मिलकर, चाहे कुर्मी हो चाहे यादव हो, ये सब मिलकर उन्होंने एक अलग शक्ति दिखाई और इनका कंसोलिडेशन से राजनीति का नक्शा वहाँ बदलने के लिए वो लोग कामयाबी हो गई। आज इस पर ठीक लग रही है, उसके ऊपर आघात हो रहा है, इसे दिख रहा है। और जो बीजेपी के माध्यम से डेवलपमेंट की बात कही गई, अच्छी बात है। कोई भी राजनीति करने वाले लोग डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे तो स्टेट की हित की बात है, लोगों की हित की बात है। मगर जब मोदी साहब डेवलपमेंट की बात करते हो और जाकर पब्लिक मीटिंग में, हाँ इलेक्शन में जाकर उनकी बात रखने का उनका अधिकार है, उनका प्रोग्राम रखने का अधिकार है, मगर वो कहेंगे कि बिहार के भले के लिए मैं भारत सरकार के माध्यम से चाहे इतनी मदद दूंगा, कितनी दूं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो ये तो क्या बिहार का डेवलपमेंट, बिहार की विकास, इसका क्या लीलाव की बात है? इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कहना कहाँ तक सच है, इस बारे में उन्होंने सोचने की आवश्यकता है। और कई लोगों को ठीक नहीं लगा। एक दूसरा, वहाँ समीकरण कैसे होता है इसके ऊपर बिहार का रिजल्ट आएगा। आज वहाँ नीतीश, लालू और कांग्रेस से 3 लोग एक हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी और उनके जो रामविलास जी वगैरह दोस्त हैं, मांझी वगैरह, ये दूसरा लक्ष्य है। और तीसरे जो छोटे लगे, इसमें मेरी पार्टी है, मेरे एक पार्लियामेंट के सदस्य वहाँ से है, तालिका नूर, वो लोग और कम्युनिस्ट वो मिलकर कुछ अलग करना चाहते। सच बताओ तो मेरी राय इसमें है कि हमारे सब लोगों ने अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 2-4 सीट इधर उधर हो गई, कम ज्यादा हो गई, तो वहाँ जो सेक्टर आज इस देश में एक नई दिशा दिखाने का काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि जिसमें नीतीश कुमार है, कांग्रेस शामिल हुई है, जिसमें लालू प्रसाद है, इनके साथ जाने की आवश्यकता है। जहाँ तक मुझे बिहार की मालूमात है, बिहार एक अलग स्थिति है। मैं कई सालों से देखता हूँ बिहार में गरीबी है, मगर वहाँ राजनीतिक निर्णय देने की अमीरी है। वहाँ का राजनीतिक डिसीजन देश में नक्शा बदलने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, और इसलिए वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट ज़्यादा नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि एक अलग दिशा बिहार दे सकता है। आज कह नहीं सकते अल्टीमेटली क्या होगा। हाँ, आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन आपको लगता है कि ये परिवर्तन वाला एक अलग डायरेक्शन शायद वहां से आ जाए। आप चूंकि मूल रूप से आप तो बीजेपी विरोधी पार्टी हैं और नीतीश कुमार के मित्र हैं, तारिक अनवर हो सकता है 2-4 सीटों के लिए एक राय रखते हों, तो इस संदर्भ में क्या मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि आप वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और नीतीश कुमार के लिए जाएंगे? नहीं, पहले हमारे साथियों की हमने एक मीटिंग बुलाई है अगले हफ्ते में, और हम उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश करेंगे कि आप ये जो एक गठबंधन हो रहा है, इस गठबंधन में आप सब लोगों ने सहयोग देने की आवश्यकता है, ये हम पहले उनको कहेंगे। मगर अल्टीमेटली हमारी पार्टी वहाँ की जो है, क्योंकि एनसीपी की एक पॉलिसी है कि एनसीपी स्टेट के बारे में सेंट्रलाइज डिसीजन लेने के पक्ष में नहीं है। हम डिसेंट्रलाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, और हमारी वो धारणा भी है वहाँ के डिसीजन वहाँ के लोगों को साथ लेकर लेना चाहिए। तो हम जरूर उनको कहेंगे कि हमारा सलाह ये है, मगर अल्टीमेट इनका डिसीजन हमारे लिए फाइनल होगा। सर, एक सवाल और, आपने एक जगह कहा था कि जिस प्रकार का विपक्ष और सरकार में दिल्ली में टकराव और बिकरिंग आप अभी देख रहे हैं,
ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा। लैंड हो या जीएसटी हो या संसद में साथ में काम करने का मसला हो, एक कमेंट्री ये है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा अड़ंगा लगा रही है और वो सोचती है कि इससे सरकार के नंबर कम हो जाएंगे क्योंकि सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। तो ये गलत असेसमेंट हो सकता है। दूसरा ये है कि अपोजिशन से सरकार बात नहीं कर रही है। डायलॉग करना चाहिए। पब्लिक लाइफ में गवर्नमेंट चलाना हो तो डायलॉग की प्रोसेस कंटिन्यू होनी चाहिए। मैं क्या देखता हूँ, एक तरह से डायलॉग करने की जिम्मेदारी किसकी ज्यादा होती है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वेंकैया सीनियर आदमी है, अच्छे आदमी है, हमारे मित्र है, वो हम लोगों से बात भी करते हैं, मगर जब बाहर जाते हैं एज ए बीजेपी लीडर जब बात करते हैं वो अपोजिशन पर इतना अटैक करते हैं कि इसका असर डायलॉग करने की प्रोसेस पर बुरा होता है। तो हमेशा ये एक सिस्टम रही है। इससे पहले हम लोग भी कई साल सरकार में रहे, तो जिनके ऊपर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है उनकी जिम्मेदारी रिश्ते अच्छे रखने और बाकी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से उनको दूर रखे। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने के लिए दूसरे लोग बहुत होते हैं, और आज क्या होता है कि जो डायलॉग की प्रोसेस शुरू करने वाले वही बाहर इतना हमला करते हैं अपोजिशन के ऊपर। तो आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ इंगेजमेंट का जो एज पार्टी है सरकार जो रुख होना चाहिए फंडामेंटली उसी में दिक्कत है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी तो एक राजनीतिक डिसीजन के तहत ही काम कर रहे होंगे। वो एक, और दूसरी बात साइमल्टेनियसली जब बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यू होते हैं तो प्रधानमंत्री ने भी इसमें एक कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जी खुद बात नहीं कर रहे हैं? कभी बात नहीं करते। एक दो बार उन्होंने सब अपोजिशन सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंक्लूडिंग बीजेपी मीटिंग की होगी कि नहीं ऐसी नहीं, मगर जब क्राइसिस आता है उसमें तब जो डायलॉग करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लेना चाहिए वो इनिशिएटिव कभी उनसे होता नहीं। या फिर ऐसा आदमी चाहिए। अभी देखिए मनमोहन सिंह का एक रेपुटेशन था, वो कम बोलते थे, मगर बोलने की जिम्मेदारी उन्होंने जो दी थी तो प्रणब मुखर्जी के ऊपर दी थी। तो ऐसे आदमी को दी थी कि जो इक्विवेलेंट है। अल्टीमेटली प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बन गए, और इसलिए एक मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ये डायलॉग करने की प्रोसेस खुद प्रधानमंत्री करेंगे तो कई इश्यूज इसमें रास्ता निकलने की स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल। आपकी बातचीत से अगर मैं ये निष्कर्ष निकालूं अंत में चर्चा को समाप्त करने के लिए कि अभी का जो माहौल है उसमें ये ओनस आप प्रधानमंत्री जी पर डाल रहे हैं। श्री शरद पवार प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि बातचीत की पहल का ओनस आपके ऊपर है। मैं ओनस नहीं कहूंगा, मैं उनको सलाह दूंगा कि देश चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है। राजनीति में डायलॉग ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट और आवश्यक बात है। बिना डायलॉग राजनीति करना मुश्किल होता है। प्रशासन चलाने में दूसरा कोई व्यू हो तो उसको भी सम्मान करना चाहिए। पसंद नहीं तो क्यों पसंद नहीं ये उनको कहना चाहिए, और उनको साथ लेकर डिसीजन लेने की प्रोसेस एक्सपीरियंस करनी चाहिए। आज देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है, और मैं ये नहीं मानता कि खाली उन्होंने करना चाहिए, उन्होंने भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। और नेशनल इंटरेस्ट जहाँ आता है तो वहाँ हम लोगों ने भी सोचना चाहिए। अभी टेक द केस ऑफ जीएसटी, मुझे लगता है, यह मेरी पार्टी की राय है, जीएसटी जैसे इशू पर हम लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशन, हम यानी अपोजिशन ने एक्सट्रीम पोजीशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये रास्ता निकलना चाहिए। आज जो कहते हैं हमारे कोई मित्र 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने रोका, इसलिए हमने 1 साल क्यों रोका, तो गलत क्या है? मुझे लगता है ये गलत है। तो आप पक्ष में हैं कि जीएसटी को समय से जितनी जल्दी हो सके पास कराना चाहिए। इसका फायदा देश की इकोनॉमी मजबूत होने के लिए होगा, और जिसका फायदा देश के लिए होगा वहाँ हम राजनीति नहीं लाना चाहते। जहाँ तक एनसीपी की बात है, जीएसटी का हमारा समर्थन है। बिल्कुल सर, आपको बहुत बातों की जानकारी, गहरी समझ रहती है। आपकी जो बात है उसके आधार पर एक आखिरी सवाल, क्या आप ये रियलिस्टिक तौर पर समझते हैं कि एक दिन श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती सोनिया गांधी आपस में दरअसल बात कर रहे होंगे इन मुद्दों पर? किया तो अच्छा होगा, मगर किया करेंगे ऐसे लगते तो नहीं आज तक, क्योंकि
अलग भूमिका रखने वाले लोग ये भी कोई देश के हितों की बात देखने वाले हैं, ये मानने की एक तैयारी होनी चाहिए। ये तैयारी हो जाएगी तो कुछ बदलाव दिखेगा। बिल्कुल सर, आपने वक्त निकाला और बहुत सारे बातों पर अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।